नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज की बड़ी बहस में होगी साध्वी प्रज्ञा के उस विस्फोटक खुलासे पर चर्चा, जिसे लेकर सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। क्योंकि साध्वी प्रज्ञा के खुलासे में जो नाम आए हैं, जो नाम लिए हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का है। प्रज्ञा ठाकुर ने मालेगांव ब्लास्ट में जांच कर रहे अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि उन पर पीएम मोदी और योगी का नाम लेने का दबाव डाला गया, उनके खिलाफ साजिश में मोहरा बनने के लिए प्रताड़ित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने भगवा आतंकवाद से लेकर भगवा विरोधी ब्रिगेड की एक के बाद एक पोल खोलकर रख दी। इस तरह से भगवा विरोधी ब्रिगेड ने मोदी और योगी को फंसाने की कोशिश की। किस तरह से भगवा को आतंकवाद का रूप देने के लिए षड्यंत्र रचा गया, कैसे मामले को हिंदू आतंकवाद का अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई, एक भगवा और एक हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा गया। इन सभी दावों और सवालों के साथ कुछ सवाल और भी खड़े हो रहे हैं कि इस आखिरकार इस भगवा विरोधी ब्रिगेड के पीछे किसका हाथ है? कौन है वो सनातन विरोधी जो हिंदू आतंकवाद की तस्वीर बनाना चाहता है, भगवा को आतंक के कटघरे में खड़ा करना चाहता है? आज इन्हीं सवालों के साथ हमारे साथ मौजूद मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको साध्वी प्रज्ञा का विस्फोटक खुलासा सुनवाते हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने। मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। प्रज्ञा ठाकुर का एक बयान अभी मैंने सुना। प्रज्ञा ठाकुर बता रही हैं कि हरा रंग आतंकवाद का रंग है। ये अज्ञानी लोगों की भाषा है। ईश्वर अल्लाह गॉड का सबसे पसंदीदा रंग अगर कोई है तो वो हरा है। और ईश्वर अल्लाह गॉड कभी भी आतंकवाद का पैरोकार नहीं हो सकता। इसीलिए ईश्वर ने, अल्लाह ने दुनिया के निर्माण में सबसे ज़्यादा अगर कोई रंग इस्तेमाल किया है तो वो हरा है। और ये लोग बता रहे हैं कि आतंकवाद का रंग हरा है। दरअसल आतंकवाद इनके दिमागों में और दिलों में भरा हुआ है, इसलिए इनको हरे रंग में आतंकवाद दिखाई पड़ता। तो भगवा आतंकवाद कितने षड्यंत्र और भागवत योगी टारगेट थे मोदी। सनातन में कांग्रेस की साजिश, मोदी योगी से रंजिश किसकी साजिश? साध्वी प्रज्ञा ने जो बताया वो किसने करवाया? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल अहम सवाल है कि आखिरकार ये किसने करवाया? अब मोदी योगी से रंजिश किसकी साजिश है? कौन इसके पीछे है? आखिरकार भगवा को आतंकवाद घोषित कौन करना चाहता है? ये गंभीर सवाल है। इन्हीं सवालों पर हम आज चर्चा करेंगे। भगवा आतंकवाद किसने षड्यंत्र रचा? भागवत योगी टारगेट थे और मोदी का नाम लेने के लिए कौन कह रहा था? सनातन के पीछे कांग्रेस की साजिश, ये बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस के लोग साजिश कर रहे थे या कोई और? क्योंकि ये साध्वी प्रज्ञा ने जो बताया है और जो बयान दिया है, उसी पर आज हमारा इस खास चर्चा में हम बात करेंगे। हमारे साथ खास पैनलिस्ट जुड़ेंगे और उन्हीं से हम समझेंगे कि भगवा आतंकवाद किसने षड्यंत्र इसके पीछे रचा। भागवत योगी टारगेट थे मोदी, सनातन के खिलाफ कांग्रेस की साजिश, मोदी योगी से रंजिश किसकी साजिश? प्रज्ञा ने जो बताया वो किसने करवाया? ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो प्रज्ञा ठाकुर ने बताया है तो क्या कौन वो था जो दबाव बना रहा था? मालेगांव की बात करें तो 17 साल पहले एक ब्लास्ट होता है और उसमें कई बड़े नाम सामने आते हैं कि 7 लोगों को कोर्ट ने अब बरी कर दिया था।
और इसको लेकर भगवा साजिश डिकोड, बेगुनाहों को आतंक की अगर बात करें तो राजनाथ सिंह ने क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं। कांग्रेस ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दिया है। डिकोड साध्वी प्रज्ञा ने कहा, साध्वी प्रज्ञा का बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासा को हम समझेंगे। वो उन्होंने कहा कि मोदी को फंसाने की साजिश हुई, यानी मोदी को कौन फंसा रहा था, कौन है वो जो बंद दरवाजे में इस तरीके की पटकथा लिख रहा है। मोदी का नाम लेने का दबाव बनाया गया, कौन दबाव बना रहा था? मैंने मोदी का नाम नहीं लिया, ये साध्वी प्रज्ञा ने कहा है। मैंने सच्चाई का साथ दिया, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा पर लगातार आरोप लग रहे थे और वो आरोप निराधार साबित हुए, कोर्ट ने बरी कर दिया। चलिए, हमारे साथ एक खास पैनल, एक खास मेहमान जोड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मतीन खान है, प्रदेश अध्यक्ष है मुस्लिम लीग के, बहुत बहुत स्वागत है। सुमित गर्ग है, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र प्रमुख है, प्रवक्ता है बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है। शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ हिंदू महासभा से जुड़ गए हैं। आप चारों खास मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। चर्चा की शुरुआत शिशिर जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि भगवा आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात आई, फिर जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मोदी का नाम लेने की बात कही गई है। सबसे पहले प्रतिक्रिया आप लोग एक एक करके दीजिए, फिर इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी जब लखनऊ आई थी यहाँ पर, तो लोहिया अस्पताल में ऑपरेशन के लिए, तो मेरी उनसे विधिवत बात हुई थी। उस वक्त हम थे और कमलेश तिवारी जी जिनके हत्या हो गई थी, दोनों जने थे। काफी देर बात हुई। सुधाकर चतुर्वेदी जी जो है, उनसे मेरी जिस दिन उनको कोर्ट रिहा किया उस दिन भी बात हुई, पहले भी बात हुई। सुधाकर द्विवेदी जी हो, चाहे मेजर उपाध्याय जी, तमाम लोगों से मेरी चर्चा लगातार होती रही है। उनके अनुसार किस प्रकार से उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, सोने नहीं दिया जाता था, मारने के बाद जब घाव आ जाते थे उसमें मिर्चा लगाई जाती थी, तड़पते थे, एक छोटी सी गोठरी बंद कर देते थे, गालियों से बात होती थी, तमाम तरीके की प्रताड़नाएं दी गई। ये सब बातें सामने आई। वर्षों बेचारे जेल काटे और आज इस सवाल का जवाब देने वाला इस देश में कोई नहीं है। ना कोई विपक्ष इस बात को उठाता है कि जिन्होंने भगवा आतंकवाद की और जिस प्रकार से हिंदू आतंकवाद की परिभाषा को यहाँ पर लागू करने का प्रयास किया, आखिर वो कौन लोग हैं। ये बात निश्चित है, देश में जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी का चेहरा बढ़ रहा था उस दौरान, जिस प्रकार से हमारे संघ प्रमुख जी हो, चाहे हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है, इन सबको फंसाने की जो साजिश है उसका पर्दाफाश साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने किया है। सुधाकर चतुर्वेदी जी अगर है तो 10 साल उन्होंने बेचारों ने जेल काटी है, और प्रज्ञा जी तो मतलब जब वो बीमार हुई तो अस्पताल दे दिया गया, लेकिन ये लोग तो पूरी जेल काट के आए हैं। तो जेल के अंदर एक अलग माहौल होता है, खाली होते हैं लोग, एक दूसरे वार्ता करते हैं, सारी बातें इधर की उधर एक दूसरे को बताते जाते। तो ये सारे जो अब खुलासे कर रहे हैं बहुत ही गंभीर विषय है। मेरा ये कहना है कि इस पर बड़ी कार्रवाई उन लोगों पे होनी चाहिए जिन्होंने ऐसा अपराध किया, जो लोगों पे इनको मतलब नाम उनका सामने लाना चाहते थे, उनको फंसाना चाहते थे, मोदी जी, मोहन भागवत जी, राम माधव जी, सबको। तो उन अधिकारियों की भी अब सख्ती के साथ जानी चाहिए, उनका इंट्रोगेशन होना चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। जिस प्रकार से इनके साथ कड़ाई की गई, अब उनके साथ कड़ाई करके पूछना चाहिए कि इस तथ्य में कितना सत्य है, वो पता वही बता सकते हैं, और उन पर उनकी भी सजा वहां पर निर्धारित करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इन लोगों को जेल भेजा, अब कोर्ट से वो बरी होकर निकले। बिल्कुल सुमित जी, एक सवाल मेरा आपसे कि कोई भगवा को आतंकवाद कहता है, कोई हरे रंग को लेकर सवाल उठाता है, तो क्या अब राजनीति की धुरी रंगों को लेकर हो गई है? कोई हरे रंग पर सियासत हो रही है, भगवा रंग पर सियासत हो रही है, क्या कहेंगे सुमित जी? सौरभ जी जय हिंद। सौरभ जी, जब ये निर्णय आया तो मेरे ख्याल से न्याय की देवी रोई हो। वो क्यों रोई होगी वो मैं बता देता हूं। आज मैं अपना कुछ नहीं कहूंगा, जो भी है तथ्यों पे बात करूंगा। आज का ये टाइम्स ऑफ इंडिया है,
आप पढ़ लीजिए इसकी हेडलाइन क्या है। पहली हेडलाइन कहती है 2008 मालेगांव ब्लास्ट, द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। सब लाइन है, सब हेडिंग जो है वो कहती है की डॉक्यूमेंट्स मिस्टीरियसली वैनिस्ड, कोट, मिस्टीरियसली वैनिस्ड, प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू शो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ विटनेसेस। 13 जो गवाह थे जिनकी 164 में मजिस्ट्रेट के सामने गवाही हुई, वो गायब हो जाते हैं फाइल से। अदालत मांगती है, दिए नहीं जाते। इस तरह से अगर जांच एजेंसियां काम करेंगी तो निसंदेह आरोपी बरी होंगे। हम यही कह रहे हैं कि जो ये केस था इसमें न्याय नहीं हुआ, क्योंकि एजेंसियों ने इसको कहीं ना कहीं अपने ढंग से मैनिपुलेट किया। इससे पहले जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थी जो मैडम रोहिंग सालियान, वो भी यही कह रही है कि इस केस को मेरे को सॉफ्ट करने के लिए एनआईए के अधिकारियों ने मेरे पर दबाव डाला। जब वो उन्होंने नहीं माना तो उनको इस केस से हटा दिया गया। तो हमारा ये मानना है कि 2008 में जब ये घटना घटी, ये आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद 2011 में ये जो मुकदमा था एनआईए को सौंप दिया गया और 2016 में एनआईए ने बड़ी तत्परता के साथ अदालत में एक रिट फाइल कर अपना एक हलफनामा पेश किया कि साहब मकोका नहीं बनता, क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है। सबूत सौरभ जी इसलिए नहीं थे कि कोर्ट की फाइल से आप सोचिए 13 गवाह जिनके मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए वो गायब कर दिए गए और बाकी के जो थे हॉस्टाइल हो गए। तो यही होना था। अब बात आई कि साहब ये कौन कर रहा, आरएसएस के लोगों के नाम कौन ला रहा था। तो निसंदेह ये बात सामने आनी चाहिए। ये देश जानना चाहता है कि वाकई में इसकी सत्यता क्या है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके दर्शकों को और आपको 1-1.5 मिनट की एक वीडियो से आपके साथ साझा करूं, उसके बाद हम आगे की चर्चा कर लेंगे। जो बयान आया था गृह मंत्री का, तो क्या सबूत है कि संघ की जो कैंप है या संघ से जुड़े लोग जो है जो समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन हुआ, मक्का मस्जिद का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, दरगाह शरीफ ब्लास्ट का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन सब में करीब 10 नाम ऐसे आए हो जो एक्यूज हो, चार्जशीटेड, जिनका कि आरएसएस से कभी ना कभी एसोसिएशन रहा है एज प्रचारक या कोई न कोई रोल आरएसएस में रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो स्टेटमेंट्स है विटनेसेस के, तो सौरभ जी ये बयान जो दे रहे थे तत्कालीन गृह सचिव भारत सरकार दे रहे थे, जो 10 साल तक मोदी सरकार में मंत्री रहे, आदरणीय आर.के. सिंह साहब। तो मैं तो बीजेपी और जो भी लोग प्रज्ञा ठाकुर को सपोर्ट कर रहे हैं उनसे यही कह रहा हूं कि आर.के. सिंह साहब सामने आए और वो बता दें, दूध का दूध पानी का पानी कर दें। अभी सिंपैथी गेन करने के लिए प्रज्ञा ठाकुर ने क्या क्या बातें करी कि इसको किया उसको किया, मोदी जी के लिए कहा। देखिए सुमित जी, अब ये मामला तो न्यायालय में था। सुमित जी, आप भी जानते हैं कि मामला न्यायालय में था, कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, कोर्ट ने बरी किया। कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य मिले नहीं, सबूत मिले नहीं, सबूतों के अभाव में बरी किया गया है। तो कोर्ट की बात है, चलिए ठीक है। एक और मतीन जी मेरा सवाल आपसे, आपने अदालत की बात करी तो निर्णय की 2 लाइन सुना देता हूं आपके दर्शकों को। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की जांच में खामियां थी, दस्तावेजों की गुमशुदगी का कोई समाधान नहीं दिया गया और अभियोजन पक्ष ने मूल गवाहियों को साबित करने के कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। इसलिए संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता। संदेह का लाभ देते हुए कब, जब अभियोजन पक्ष ने न्याय का साथ नहीं दिया, तब जाके ये निर्णय हुआ है। जहां तक रंग की बात आई, आज प्रज्ञा ठाकुर ने कहा हरा रंग होता है, तो मैं तो भाजपा के साथियों से पूछता हूं, आपके झंडे में भी हरा रंग है, क्या वो आतंकवाद का रंग है? अरे हरा रंग तो धरती माँ की पवित्रता का रंग है, वात्सल्य का रंग। बिल्कुल नहीं, देश में अब रंगों की राजनीति होगी क्या? मतीन खान साहब मेरा सवाल, ठीक है पूछिए, औरों को मौका देना पड़ेगा ना सर। सुमित जी, औरों को चर्चा में लाता हूं, ठीक है, और पैनलिस्ट है उनको ले आता हूं, फिर उनकी राय जानता हूं, फिर आपसे मैं, अगर आपको असहमति होगी मैं आपसे राय ले लूंगा, ठीक है। मतीन खान साहब, क्या अब रंगों की सियासत होगी क्या देश में? देखिए, जिस अंदाज में आज एक बीजेपी के जरिए से एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, उस नैरेटिव गढ़ने में जो लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, कारगिल के योद्धा
जिन्होंने कारगिल में हकीमुद्दीन ने कारगिल में एक बड़ा वो किया, योद्धा किया, उनका पूरा फैमिली आर्मी से रिलेटेड है और उनके बाप और दादा सारे लोग आर्मी में। और फिर वहां पर ये बजरंग दल और इनके गुंडे जा करके जबरन उनसे ये कह रहे हैं कि साहब जो है वो आप बांग्लादेशी हैं। तो ये जो नैरेटिव है ना, ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। और ये पूरा नैरेटिव को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से माहौल को क्रिएट कर रही है। ये मुल्क मुनफरिद लोगों का, मुनफरिद रंग का, मुनफरिद विचारों का, मुनफरिद मजहब का मुल्क है। इस मुल्क में आज की डेट में जो मैं समझता हूँ वो सबसे ज्यादा जरूरी है वो प्यार है, मोहब्बत है, भाईचारा है, आपसी सौहार्द है। अगर हम ये आपसी सौहार्द और भाईचारा इसको जो है खत्म करेंगे तो इस तरह के हालात बड़े बदतरीन हो जाएंगे। और जब बदतरीन हालात होंगे तो वही कहते हैं, किसी शायर ने कहा है, लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद में, यहाँ से मेरा ही मकान थोड़ी है। अगर इस तरह से नफरत मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जाएगी और इस तरह से मुसलमानों को जो है टारगेट किया जाएगा तो ये मुल्क जो हमारे बड़ों ने जो जिस कुर्बानी से इस मुल्क को सींचा संवारा है वो मुल्क तबाह बर्बाद होगा। चलिए देवेंद्र प्रमुख जी, ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, देखिए ठीक है मतीन जी। देवेंद्र प्रमुख जी, रंगों की राजनीति हो रही है, सनातन की जीत हुई है, प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है और कई बड़े लोगों का नाम लिया है, भागवत योगी को टारगेट किया जा रहा था। इस तरीके की स्टेटमेंट उन्होंने दिया, कौन टारगेट कर रहा था? और इसलिए लास्ट में मैंने आपसे सवाल पूछा क्योंकि आप सत्ता पक्ष में सुनेंगे सबको, फिर आप सबकी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए सौरभ सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि प्रत्यक्ष में कभी प्रमाण को जरूरत नहीं होती, वो प्रमाणित होता है स्वयं ही। और जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम पर हमारे साथी कांग्रेस के मित्र या इधर उधर से जो बातें, मतीन खान साहब तो आज हमें धमकी भी दे रहे हैं, धमकी वाले व्यक्ति है नहीं वैसे, ये देश किसका है और हमने कितनी कुर्बानी, अरे उसके बदले मतीन साहब आप पाकिस्तान लिए बैठे हो बदले में, ये धर्म के नाम पर बंटवारा हो गया, इन बात करने में उठाओ मार खा जाओगे। दूसरी बात मैं क्लियर करता हूं कि कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री शिंदे का आप एक बार उठाकर देखिए बयान कि उन्होंने मीडिया के सामने क्या स्वीकार किया। भगवा आतंकवाद जो लगाने के लिए पार्टी का दबाव था, ये थोड़ी आप प्रवक्ता की छोटे नेताओं की बात, मैं गृह मंत्री के उस समय की बात कर रहा हूं, उससे पहले बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं कि वे कहां कहां खमियां थी। आजकल राहुल गांधी किस किस को निकालेंगे भाई बाहर, शशि थरूर जी को रोक लीजिए आप, आनंद शर्मा भी गए थे बाहर, उनको भी रोक लीजिए। मैं अपने एक बात नहीं, मैं कांग्रेस के लोगों की बात कर रहा हूं। आप जिस तरीके से देश की बार बार धमकी देते हैं ना कि भाई ये गलत हो जाएगा, ये कभी होता था जब नंगा नाच होता था तो आप लोगों की जुबानें सिल जाती थी। जब गंगा जमुना की तहबीजें तुम्हें याद नहीं आती थी, प्रज्ञा ठाकुर के साथ जो हुआ है, जितना जुर्म हुआ है वो प्रत्यक्ष है। उसको ऐसा बना दिया कि वो जीवन में अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, और शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को कि हमें धर्म सिखाने आते हैं और हमें कानून बताने आते हैं, भारत का लॉ सिखाने आते हैं, संविधान की बात करते हैं। भाई अगर संविधान से देश चलता 75 वर्षों तक तो आज देश विकसित होता। जिस पे 90 के दशक के दौर तक इस कांग्रेस की सरकार में हम चाइना से भी आगे लड़ रहे थे, बेईमानी थोड़ी कम हुई थी उस समय तक, बड़े भ्रष्टाचारी छिपे हुए थे इटली से संबंधित। जब 90 के बाद पूरी तरह आ गई है तो आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है चाइना के कहां खड़ी है, और 2014 के बाद वही अर्थव्यवस्था फेर कर वही दोबारा बता रही है कि हम 47 वाले भारत में बनने जा रहे हैं, जो आजादी के बाद शुरुआत हुई थी। और जिस समय तक कुछ ऐसे राजनेताओं के साथ जो बेईमानी हुई थी, वो तो पता ही है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनना था। अब मैं इसे कहां से कहां ले जाऊंगा डिबेट, अगर इसे मैं विश्लेषण करने लगूं तो घंटे की बात है कि पटेल साहब के साथ क्या हुआ था। और मतीन साहब को फिर मैं ये दोहरा देना चाहता हूं कि हाँ, आपका जरूर बिल्कुल इस देश में आजाद कराने में सहभागिता रही है, लेकिन डंके की चोट पर आपके लोगों ने रहमुनाओं में और मिली हुई आपसे पार्टियों ने छांट कर पाकिस्तान मांगा था। और आज उस पाकिस्तान में जिनकी आप बात करते, गंगा जमुना शहरी जी, बोल नहीं सकते आप। 27% हिंदू वहां 0.5 है हमारे कांग्रेस के मित्र, और इनमें किसी में ताकत नहीं है बोल दे। और आपका यह सम्मान क्या जो पूरी दुनिया में नहीं है, वो भारत के मुसलमान का सम्मान भारत में होता है। मतीन साहब, आप जो है राजनीति छाड़कर चले जाएंगे तो ऐसा संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रवक्ता है, पढ़कर आते हैं और डंके की चोट पर बोलते हैं।
और उसके तथ्य के साथ बोलते हैं कि आप हम पर उंगली उठाओगे। आज का भारत, 2014 के भारत, ना तो कोई हिंदू मुसलमान होता, न सिख ईसाई होता, न देश जलता, न देश टूटता। और जीडीपी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी और भारत का कद विश्व में भारत गुरु की चर्चा होती थी, लेकिन आज भारत गुरु से खड़ा दिखता है। हम तीसरे नंबर की ताकत भी हैं। इकोनॉमी तो बात बहुत लंबा हो गया। आज पूरे तीसरे नंबर की हम ताकत भी हैं पूरी दुनिया में। ठीक है शिशिर जी, ठीक है, मैं अब जल्दी आऊंगा। ठीक है, लंबा हो गया। ठीक है, ज्यादा मौका दे दिया आपको। ठीक है, मैंने कहा कि आप, क्योंकि सबका विश्लेषण करना था, आपने अपनी बात रख दी प्रमुख साहब। शिशिर जी, मेरा सवाल कि भगवा को, मैं आऊंगा सुमित जी, इसके बाद तुरंत मैं आपके पास आता हूं। शिशिर जी, मेरा सवाल भगवा को लेकर है कि भगवा और हिंदुओं को बड़ा टारगेट किया जाता रहता है, क्या सबसे सॉफ्ट टारगेट हिंदू ही है क्या? देखिए, इस देश में बहुसंख्यक हिंदुओं की रामचरितमानस जलाई गई। विपक्ष के नेता के द्वारा सदन के अंदर राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता मैया को क्या नहीं कहा गया, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। भगवा रंग पे जो शाहरुख खान है, वो बिगनी पहना के भगवा रंग पे बात करते हैं, फिल्म बनाते हैं, गाना बनाते हैं। हमारी काली जी के ऊपर वहां पर सिगरेट पीते हुए फिल्म बन जाती है। हमारी दुर्गा मैया को अपमानित किया जाता है, और जाकिर नाइक जैसा महापापी वो इस देश में हमारे देवी देवताओं का गलत चित्रण करके भाग जाता है। भगोड़ा जाकिर नाइक, उसको ये लोग अपना नायक मानते हैं, लेकिन कांग्रेस के मुंह पे ताला लगा जाता है। यही कांग्रेस वहां पर राम जी को नकार देती है विद एफिडेविट। जैसे कुछ चर्चा में कोई बात कह दो, अगले दिन मुकर जाओ कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। राम सेतु के मामले में इसी पापी कांग्रेस ने वहां पर एफिडेविट दिया और कहा राम नहीं थे, जबकि जिनको ये अपना आदर्श मानते महात्मा गांधी जी, वो पूरे जीवन राम धुन गाते रहे। उन गांधी जी को नकार दिया इन्होंने। ये तो इनके महापाप है। इन्होंने अपने, ठीक है, चले सुमित जी, ठीक है, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। इन्होंने अदालत पे प्रश्न उठाया, तो अदालत पे आप बताइए, क्या पहली बार कोई बरी हुआ है? यहाँ पर मुख्तार अंसारी, साहबुद्दीन, अतीक अहमद कि 50-55 मुकदमों में ये अपराधी बरी हो गए। लालू यादव, राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, बडेरा जी हो, ये सब के सब उसी अदालत के द्वारा जमानत में बाहर। और लेकिन यहाँ उंगली उठाते हैं, उस पर उंगली नहीं उठाते जिस अदालत ने इनको जमानतें दी। आप देखिए, ठीक है, लंबा हो रहा है। ठीक है, सुमित जी कुछ बोलना चाहते, बोले। ठीक है, शिशिर जी, मैं आऊंगा। अभी वक्त है हमारे पास, थोड़ा सबको बोलने दीजिए। 10 सेकंड सुन लीजिए। ठीक है, 10 सेकंड। कांग्रेस है कौन सी कांग्रेस जो एक विदेशी एओयू के द्वारा बनाई गई थी, और आज तक उसी गांधी परिवार ये आज भी इटली की एक विदेशी के हाथ की कठपुतली कांग्रेस है। नहीं, आप इतिहास में कहा फाउंडेशन पे जा रहे हैं। ठीक है, नहीं, आप वहां मत जाइए। ठीक है, सुमित जी बोलिए। ठीक है, अरे एओयू के बारे में, ठीक है, इतिहास में नहीं जा रहे, मौजूदा वक्त। ठीक है, सुमित जी बोलिए। भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस देश की पार्लियामेंट को सूचित किया था राम मंदिर के, राम सेतु को लेके। हमें नहीं कोसई, मैं पढ़ के सुना देता हूं क्या है। जितेंद्र सिंह ने भारत की पार्लियामेंट में, संसद में कहा, पत्थर तो दिख रहे हैं पर राम सेतु के अवशेष नहीं, कह नहीं सकते है कि नहीं। ये जितेंद्र सिंह ने देश की पार्लियामेंट में कहा है। अब दूसरी बात आ गई, मैंने इनको बीच में रोका क्या? लेकिन हालात देखिए सौरभ जी कि इनके मुंह में दही जम गया जब मैंने आर.के. सिंह का वीडियो दिखाया। इनके मुंह में दही जम गया जब मैंने इस देश की न्यायपालिका का आदेश सुनाया कि किस तरह से न्याय की देवी ने रोते हुए डिसीजन सुनाया। ये नहीं बोल पाएंगे। अरे दम है, अगर इतने ही ज्यादा प्रज्ञा ठाकुर आतंकवादियों के लिए रो रही थी कि नहीं रो रही थी? भोपाल तुम्हारे धर्म के नाम पर इस देश को लूट के बर्बाद करने का काम कर रहे हो। आपके पास कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन कुतर की लोग हैं। मैं कह रहा हूँ आर.के. सिंह को सामने क्यों नहीं लाते? क्यों नहीं आर.के. सिंह देश को बताता कि
उस समय क्या कॉन्स्पिरेसी हुई थी? अगर कोई सबसे ज्यादा बता सकता है तो आरके सिंह बता सकता है। हिंदू आतंकवाद का सबसे पहले किसी ने दिया तो आरके सिंह ने दिया। उसको सामने लाओ, क्यों छिपा रखा उसको? नहीं ला पाओगे, डरते हो सच्चाई को सामने लाने से। जो भी आपके चेहरे पे कई चेहरे लगा के बैठे हो, यही बहरूपीय हो, इसलिए डरते हो, इसलिए नहीं ला पाओगे। केवल यहाँ बैठ के कुतर्क करते हो, ना तो इसको बोलते कि वो डिसीजन कहाँ चले गए, वो बयान कहाँ चले गए, नहीं बताओगे। ये किसने किए, नहीं बताओगे। आरके सिंह कहाँ है, नहीं बताओगे। केवल कुतर्क करोगे। अरे कुतर्कों से इस देश को चलाना चाहते हो क्या? आपके पास न कोई नीति है, न आपकी कोई नियत है, केवल एक काम जानते हो कि इसको। अच्छा, एक बात ये बता दीजिए, शिशिर जी बोल रहे हैं, कई बार बोल चुके हैं, शिशिर जी ये बोल रहे हैं कि आतंकवादियों के लिए बोलिए। आतंक के सबसे बड़े पैर साबुद्दीन से लेकर अतीक को लेकर किसके लिए इन्होंने लड़ाइयां नहीं लड़ी है। आतंकवादी जब सोनिया गांधी जी के लिए राहुल गांधी सदन बताया, आज बाटला कांड में पे रो रही थी सोनिया जी, मतलब आतंकवादियों के इनकाउंटर पे क्यों रो रही थी, ये पूरे देश की समझ से परे है। आप सोचिए, आज यहाँ डॉक्टर सुमित जी चिल्ला के उस सत्य को दबाना चाहते हैं। तीसरी अहम बात के एक बात शुरू से मैंने इनसे पूछी, क्या राम जी नहीं थे इसका विद एफिडेविट लिखित में दे के आए हो कोर्ट में? क्या आज जनता को, देश की जनता को, बहुसंख्यक समाज को जवाब आप दे सकते हो कि आप राम को आपने लिखित में नकार दिया था? इसी पापों की वजह से आज यहाँ पर कांग्रेस की दुर्दशा है। हाँ। चलिए सुमित जी इसका जवाब देना चाहेंगे, फिर इसके बाद मतीन साहब के पास में जाऊंगा। सुमित जी देखिए, जहां तक राम की बात है तो हमने तो पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि राम सर्वत्र है। लेकिन अगर किसी ने इस देश की पार्लियामेंट में मना किया, मैं फिर दिखा देता हूं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मना किया, हमने नहीं कहा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और भाषणबाजी की बात है, इन्होंने ये कहा। अब आप बड़े भाषण दे रहे थे कि बीच में नहीं बोलना चाहिए, फिर बीच में बोले आपने कहा कि आतंकवाद की बात। सौरभ जी, इस आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकी अगर किसी विचारधारा ने दिया तो इनकी विचारधारा ने दिया, नाथूराम गौडसे के रूप में। इसलिए ये बातें नहीं करे। और जिसको फिर बोले देखो, इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, यही नजर आ रहा है। अभी मेरे से कह रहे थे, अब खुद बीच में बोल रहे हैं, यही कथनी और कभी नहीं बोलते हैं। अब मैं बता रहा हूं, प्रज्ञा ठाकुर ने उस नाथूराम गौडसे को महान राष्ट्रभक्त कह दिया। अब इनसे पूछो ये क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं कह पाएंगे। मैंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर रंग पे आ गई। मैं कह रहा हूं कि धरती माता की पवित्रता का प्रतीक है हरा रंग, वात्सल्य का, प्रगति का, उन्नति का प्रतीक है हरा रंग। वो कहती है आतंक का प्रतीक है। और भाजपा और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के साथी उसको एंडोर्स करते हैं। लोग लाल रंग के लिए क्या बोलते हैं, इस पर भी प्रकाश डाल दो एक बार। आप लोग भगवा को क्या बोलते हैं, इस पर प्रकाश डालिए डॉक्टर साहब। आप तो पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल, आपने अभी कभी कांग्रेस का झंडा देखा? क्या लग रहा है? बिल्कुल कोई ढंग, हमें किसी रंग से नहीं है। भगवा हमारे झंडे का पहला रंग है। कांग्रेस का झंडा आपने देखा है, पहला रंग भगवा है। इसलिए हम भगवा को भी स्वीकार करते हैं, सफेद को भी स्वीकार करते हैं, भगवा आतंकवाद का क्या मतलब है को स्वीकार करते हैं। भगवा आतंकवाद का क्या मतलब है, फिर ये बता दीजिए। हाँ, मैंने आपको, अरे देवेंद्र जी आपने सुना नहीं? मैंने अपने कमेंट में कहा, देवेंद्र जी ने पूछ लिया कि आप ऊपर रखते हैं। दिग्विजय जी ने ही कहा था भगवा आतंकवाद जो थे, भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद सबसे पहले आरके सिंह ने दिए। उसको सामने लिया हो, उससे पूछ लो कि ये क्या था। उसने जो रिपोर्ट बना के दी उसको सरकार ने पढ़ा। अब होम सेक्रेटरी भारत सरकार का आरके सिंह उसमें जो शब्द लिख के लाया, बात उनकी है। आरके सिंह आपका बड़े शिंदे थे, आरके सिंह अधिकारी थे, शिंदे गृह मंत्री थे भाई। जिस जिम्मेदारी शिंदे ने जांच करी थी क्या? जांच तो अधिकारियों ने करी। अधिकारी जो आरके सिंह को क्यों बचा रहे हैं? आप आरके सिंह को क्यों बचाना चाहते हैं? आप आरके सिंह को क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि आपका चाल चक्र खराब है। आपने आरके सिंह को समझ में नहीं आ रहा क्या करे। आरके सिंह जवाब नहीं दे पाओगे, आज जवाब करोगे, आज जवाब कुछ नहीं करोगे, इसी तरह बीच में तर्क करोगे। देंगे आज जवाब कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, केवल मजेदार भाषण देंगे और तुरंत ही अदानी अंबानी की गुलामी करेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते।
मैं कैसे कह रहा दोहरी हूं, बात कर सकते आपने हो आप जिनके नाम लिए ना वो कैसे अडानी दोहरी बात का, कर अंबानी सकते हो का बैठ और कर? ट्रम्प के जवाबदेही मैं बैठ के जिनकी आग है वही जवाबदेही उसकी उसी भजन तरह से गाएंगे, इसके बनती अलावा है। कुछ नहीं कर सकते। इस देश की मैं- सरकार ने इस नहीं, देश नहीं, को नहीं, नहीं, ट्रम्प के, आप गलत अडानी दिशा में और नहीं जाइए। अंबानी के गिरवी रख नहीं, दीजिए। अब गलत आपने दिशा क्यों में बात मत करी? जाइए। बिल्कुल डिबेट को मैं नहीं रखना। आप लेकर जाना चाह रहे हैं। अगर मैं तो सीधे डिबेट की में ही जिम्मेदारी था। नहीं ऐसा थी, कोई तो आज में डिबेट नहीं है कि अडानी अंबानी की बात ना आए कहीं भी। सुमित जी एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, ठीक है? आप एक मिनट प्रमुख जी, मैं आप एक सवाल पूछ लेना चाहता हूं। मैं लगातार हमेशा डिबेट में जुड़ता रहता हूं, हर प्रदेश के लगभग। ऐसा कोई डिबेट नहीं होता जो कांग्रेस के प्रवक्ता घुमा फिरा के अडानी अंबानी पे न ला दे। क्या मतलब कोई दुश्मनी हो गई है क्या? मतलब कुछ भी सवाल पूछो, एक आध सेंटेंस में वो जरूर आ जाता है। ऐसा क्या? छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मतीन साहब मैं आपके पास आता हूं। एक छोटा जवाब दे दीजिए, क्या दिक्कत है? मैं वही बता रहा हूं कि डिबेट का विषय नहीं था। हाँ। लेकिन इन्होंने जब ये कहा कि हमारे नेता इस देश को इतना बड़ा बनाने जा रहे हैं, तो मैंने इनको बताया कि इनके नेता क्या कर रहे हैं। हाँ। इनके नेता ट्रंप के आगे घुटने टेक रहे हैं। इनके नेता जो है अडानी का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिसको लेके अडानी को कभी भी ट्रंप पकड़ सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, उससे चलिए बचाने अच्छा, के लिए एक छोटा ऑपरेशन सवाल, सिंदूर क्योंकि की हो घोषणा सकता है कि ट्रंप मेरा से ज्ञान करवा वर्धन देते कर हैं। दीजिए आप सुमित जी। अडानी की कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम करते होंगे? अंबानी की कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं? देश के जीडीपी में उनका कुछ योगदान है या नहीं? जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो उनसे उनकी बिजनेस है उससे हमारे भारतीय लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं? रोजगार को लेकर हो रहा है थोड़ा बहुत कि वो भी मैं नहीं? जवाब दे दूं? हाँ, जवाब दे दूं? हाँ हाँ। विजय माल्या की कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? उसको भी बुला के बरी कर दो। नीरव मोदी को बुला लो, मेहुल चोकसी को बुला लो, फिर तो जितने भी अपराधी हैं सबको बुला लो और कह दो भाई चूंकि इनका योगदान देश की अरे ये तो GDP में, भाग गए हैं, इसलिए ये तो इनको सब कुछ भगोड़े काम हैं, करने की इनको छूट है। ऐसे थोड़ी हो सकता है। ये तो भागे, ये तो ये नहीं अपने हो देश सकता। में काम कर अरे रहे हैं। ये भी भगोड़े हैं, ये भगोड़े से भी ज्यादा खतरनाक है। जिस दिन सत्ता बदलेगी ये भी भग जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ अमेरिका की सरकार इनको अपराधी मानती है। अडानी को अमेरिकन सरकार अपराधी नहीं मानती क्या? इनसे अडानी ज्यादा को अपराधी संपत्ति नहीं तो मानती। बांट सोनिया के नाम है कि तो आप गिरफ्तार किसका कर सवाल लो, उठा रहे हो? गिरफ्तार कर आप लो। किससे यहाँ तुलना बैठ के कर रहे हो भाषणबाजी भाई? क्यों करते हो? अरे, सरकार है दिल्ली मैं में तो भी आपकी है, डिबेट लखनऊ में भी बताऊंगा आपके, आपको। गिरफ्तार कर लो। जब आप तो बाडराजी केवल करा लो, एक लच्छेदार बात भाषणबाजी करा लो, राहुल करोगे, गांधी की कुछ करा नहीं लो, करते। और अरे योगी ट्रंप जी की कह करा रहा लो, है, मोदी जी की अरे करा लो। अमेरिका कह रहा है जिनकी कि क्या उनकी अडानी जांच करा अपराधी लो। है। चलिए अडानी मतीन ने जी, मेरा कहा सवाल कि आपसे, मतीन जी भाई। को स्क्रीन पे लाया जाए। बहुत देर से मतीन जी बोल नहीं रहे, मूक दर्शक हो गए। माफी चाहूंगा मतीन जी, आप कहेंगे कि मुझे मौका नहीं दिया जा रहा, लेकिन मेरा सवाल आपसे कि लगातार अभी आप एजुकेशन पे बोले हैं, लेकिन हमारे देश की राजनीति जो है इधर उधर हो रही है। राजनीति में क्या आपको संभावना दिख रहा है कि कांग्रेस की अलग विचारधारा, बीजेपी की अलग विचारधारा, तो कैसे सामंजस्य आप स्थापित करते हैं आप लोग? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी हो, देश तरक्की जब कर सकता है जब देश के नौनिहाल बच्चे शिक्षित होंगे। हाँ। और जब शिक्षा के मंदिर को बंद कर दिया जाएगा तो देश में अराजकता होगी और देश में तबाही बर्बादी की तरफ आएगा और लोग जो है अराजकता की तरफ जाएंगे। आप देख लीजिए कि अभी पीलीभीत, लखीमपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज और बहराइच, इन जगहों पर जो मदरसे, स्कूल, जो मुसलमान स्कूल चलाते थे बेसिक शिक्षा से उनकी मान्यताएं थी, उन सबको बंद कर दिया गया। 400 से ज्यादा मदरसों को बंद कर दिया गया जहां शिक्षा की तालीम दी जाती थी और जहां पर लोगों को इंसान बनाने की शिक्षा दी जाती थी। आपके पास सुनिए, बोलिए। लोगों को सिर्फ ये बता करके वहां के अधिकारी कर्मचारी से ऑफ द कैमरा अगर आप पूछे तो कहेंगे साहब ऊपर से हुक्म है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं बंद कर रहा हूँ, मैं तोड़ रहा हूँ। 1974 का जो मदरसा मान्यता प्राप्त है, जहाँ पर विधायक निधि से कमरे बने हो, जहाँ प्रधान निधि से टॉयलेट बाथरूम बने हो, बिल्डोज कर दिया जाए। ठाकुर बाबा वही तो थे, ये ठाकुर बाबा भी कई मदरसा था वहाँ। है ठाकुर बाबा का भी तो मदरसा था उसी में। ठाकुर बाबा का ये टेरर भारतीय जनता पार्टी ने बना करके पेश किया है। सिर्फ ठाकुर बाबा का फ्रेम बनाया है, फ्रेम बना करके ये सिर्फ मदरसों के ऊपर ये शिक्षा पर प्रहार है। ये मदरसों में नहीं, ये शिक्षा पे प्रहार आप है। शिक्षा लाइए, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं मतीन भाई, लेकिन शिक्षा से जुड़िए, शिक्षा करिए तो हलाला बंद हो जाएगा, 3 तलाक बंद हो जाएगा, बहु विवाह बंद हो जाएगा, पत्थर चलाना बंद हो जाएगा, मजारे सड़क पे बनाना बंद कर दो। बीच में ना बकवास करो।
जो शिक्षा की बात हो रही है वो शिक्षा की बात करेंगे तो यही मदरसा चाप है, की बात करोगे। यही मदरसा मैं चाप कह है। रहा हूं कि लखनऊ राजधानी है, यहाँ मेडिकल कॉलेज के अंदर जाके देख लीजिए, यहाँ पर बाजारे बनी हुई है, हर जगह बाजारे बनी हुई मेडिकल कॉलेज में। लोहिया में देख मेडिकल कॉलेज में लीजिए, जहाँ गिरा वही मरा पड़ा है, जो जहाँ यहाँ गिरा वही मरा पड़ा। की फैसिलिटीज है, बना के बैठ गए, चंदे का बक्सा लगा दिया, आपको कार्डियक चंदे का बक्सा लगा दिया, लगा दिया। डॉक्टर थे दिखाने से पहले ही मर जाएंगे। आप जा करके मेडिकल कॉलेज में जाके देख लीजिए, मैं रोज जाके देखता हूँ। ये है यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था, उस पर काम नहीं करेंगे। स्कूल बंद करेंगे, मदरसे बंद करेंगे, टीचरों को कार्य-मुक्त कर देंगे, और शिक्षा जो चिकित्सा की व्यवस्था है वो नहीं देंगे। मेडिकल कॉलेज में मजारे हटा दो ना, मेडिकल कॉलेज इलाज की जगह मजारे बना के बैठ गए। ये देश को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। लोगों को शिक्षित करें, सरकार शिक्षित करने का उसकी जिम्मा है, सरकार शिक्षित करे, और जब लोग चलिए एक सवाल मैं देवेंद्र से लूंगा, फिर इसके बाद सुमित जी मैं आपके पास तुरंत आ जाऊं। अगर ठाकुर की आतंकवादियों के लिए क्यों मुंबई बम ब्लास्ट के आतंकियों को किसने छुड़वाया? आपने छुड़वाया। 190 लोगों के कातिलों को अगर छुड़ाने का पाप किया है तो मोदी की और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने किया है। क्या बात करते हो? किस मुंह से आतंकवाद की बात करते हो? अरे आतंकवाद सुमित जी, इस देश से आतंकवाद खत्म होना चाहिए। नहीं, कोई भी आतंकवाद और सियासत से क्या लेना देना? आतंकवाद और सियासत से क्या लेना देना? कुछ नहीं है आपके पास, केवल और केवल इस देश को कैसे चलाया जाए, देश को कैसे विकसित बनाया जाए, इस पर भी थोड़ा मंथन चिंतन होना चाहिए सुमित जी, क्योंकि आप लोग विपक्ष में हैं। मंथन चिंतन होना चाहिए, रंग कलर से उठकर इस पर भी चर्चा होना चाहिए, देश को कैसे आगे ले जाया जाए। और अभी कुछ लोग पाठशाला चला रहे हैं और पाठशाला में आई का मतलब अलग समझा रहे हैं, वो है नहीं हमारे साथ, नहीं तो उनसे सवाल पूछता। लेकिन मतीन जी, अब एक एक करके मैं आप लोगों से माफ कीजिएगा जानना चाहूंगा कि इस देश को पूछा जाए आरके सिंह के बयान पर इनका क्या वक्तव्य है, बताइए। पूछा जाए आपसे पूछा जाए। मतीन जी चलिए अब ये बताइए, ये देश चले कैसे? अरे जो हुआ वो हुआ, देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, सभी सियासी पार्टी सभी दलों से ये जानना चाहिए। मतीन जी ठीक है, इस देश के बच्चों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, शिक्षा व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर थोड़ी चर्चा हो जाए। एजुकेशन सिस्टम पर को कैसे चेंज किया जाए, चलिए इस पर थोड़ा डिजास्टर चेंज कैसे किया जाए, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं, कैसे बताया जाए। मती जी एक एक करके एजुकेशन सिस्टम पे हम क्यों नहीं बात करते, हम क्यों नहीं हॉस्पिटलिटी पे बात करते, हम ले दे के बस वही हिंदू मुसलमान रंग कलर इन्हीं सब पे उलझे हुए हैं। घर में क्या इन्हीं सब चीजों से पेट भरेगा क्या? बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा, क्या कहां हमारा समाज जाएगा? हमारे पास अस्पताल अच्छे नहीं होंगे, बीमार होंगे लोग, कहां इलाज कराएंगे? इन सब चीजों पे कभी कोई बात ही नहीं करता। जब देखो तब फिर एक ही चीज एक ही धुरी पर घूम रहे हैं। क्यों भाई? एक एक करके अपना अपना मंतव्य रखिए। मतीन जी मैं आऊंगा सुमित जी आप अच्छा बोल रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा। मैं ही सबसे ज्यादा एजुकेशन के ऊपर आपके पैनल पे बोला हूँ। आप देख लीजिए, मैंने हमेशा ये कहा, जब 17,000 की विद्यालय बंद किए जा रहे थे उस वक्त मैंने कहा था अब 10,000 विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, 27,000 विद्यालय खोलने का बंद करने का, 69,000 शिक्षक को शिक्षा मुक्त करने का जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो को देखिए कि उन्होंने कसम खाई है कि हम लोगों को अशिक्षित करके बेरोजगार करके उनको गुलाम बना करके और उनके जरिए से हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करके और जो कारगिल के जो योद्धा हैं उनके घरों पे जा करके नारेबाजी करा करके एक टेरर बना करके काम करेंगे। और अभी आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के ये जो देवेंद्र प्रमुख जी हैं, इन्होंने खुली धमकी दी है। यही ये नैरेटिव पूरे भारत के अंदर फैला करके कि साहब हम क्या धमकी दे दी? को टारगेट करेंगे, हम मुसलमानों को, देवेंद्र प्रमुख जी ने क्या धमकी दे दी आपको? मुसलमानों को ठीक करेंगे, एजुकेशन पे नाम पर जनता हमसे सवाल न कर सके, विद्यालय बंद होने पर जनता हमसे सवाल न कर पाए। सौरभ सर ये क्लियर करिए मतीन साहब हमारे कौन से हाँ मतीन जी मैं वही जानना चाहता हूँ, क्या धमकी दे दिया? क्योंकि मैं जितना मैं जानता हूँ देवेंद्र प्रमुख जी वो शालीनता से बोलते हैं, क्या धमकी दे दिया आपको? ये मत सोचना, ये मत करना, ये मत तोड़ना, ये धमकी है।
हम तो सिर्फ समझा रहे हैं आपको कि आपने बंटवारे में ले लिया अपना भाई सब उनको कुछ। जो है बांग्लादेशी मतीन खान साहब आप लिए बैठे हैं जितना आपके हिस्सा में आता है, अब तो आप दूसरे के हिस्सा में शामिल होना चाहते हैं। तमाम चैनल पे ये बात कहाँ बहुत धमकी की बात आ गई इसमें? खुले खुले चैलेंज दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। अरे नहीं दे रहे भैया, तो हम क्या कहाँ धमकी दिया? देने मैं भी तो वाले बता, लोग हैं? ये मैं तो भी तो तुम्हारी सुनूं। सरकारों में होता था। क्या आपको धमकी लगा? नहीं, आपको क्या ऐसा धमकी लग गया मतीन साहब? योगी जी का नाम लेने के लिए ये कांग्रेस कह रही है, ये हम प्रज्ञा ठाकुर से अलग कह रहे हैं। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं हाँ हम पर दबाव था, अधिकारी बोल रहे हैं हम पर दबाव था। आप एक मंत्री के बयान का जवाब तो चाहते हैं, लेकिन तुम किसी ने बोला है तो आर.के. सिंह ने बोला है। अरे आर.के. सिंह की बात छोड़िए, की बात बताइए, जिसने किया विजय की कौन मेरे से नाम दिलाने के लिए बोला है, कैसे बताइए किसने किया? अरे सिंह ने क्या बोला? न्याय को खत्म करने का क्या बोला बताइए? अरे आपने जो खेल खेले हैं, जो 70 रुपए देश के साथ करते रहे, वो सब चलेगा क्या? ये गुंडाई खत्म हो गई है, वो नहीं चलेगी। मुंबई बम ये खत्म हो गया है। आपने चुनाव दिखाने का उनके लिए भी बोल दीजिए, वो कैसे बैठकर बात करिए, कभी कर्म में हो आप बात देते हो, उनसे ज्यादा करके रखते हैं, जवाब अच्छा रखते हैं। अपराधियों को पाल के पोष लो, बात करिए विचारधारा में। लीजिए, एक नई बात भारतीय जनता पार्टी कहती है अपराधियों से सफाया करते हैं, तो सुमित जी कह रहे हैं कि हम आप चलिए इसका जवाब दे दीजिए देवेंद्र जी, सुमित जी के इस बयान का जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं अपराधियों को पालने का, लेकिन ऐसा है नहीं। इनका मोहन यादव आज का गृह मंत्री, आज का मध्य प्रदेश का मंत्री क्या कहता है? वो कह रहा है सीता का जीवन तलाक का महिलाओं जैसा। ये आज का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का कहता है। कोई एविडेंस ये अखबार है, ये अखबार है और मैं बताता हूँ पक्का है। टीवी पर बैठकर 21 दिसंबर 2022 का पढ़कर आया करो ढंग से, आप जाके देख लिया करो। पढ़कर आया करो, जवाब दिया करो। ये आपकी किताब पढ़ने के लिए बैठे हैं, हमारे को दिमाग में फेंक देता है सब अच्छेदार बातें कर रहे हो, इनके देश नहीं चलने वाला। ये न्याय की देवी रोई है मुंबई में, ये उसका परिणाम है। क्या बात करते हो, कौन सी बातें करते हो? कोई चलिए, न्याय की देवी रोई है कि न्याय की देवी हंसी है, ये तो आपके पास जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि सीबीआई आपका भाजपाइयों अरे नहीं सौरभ जी हंसी आती है, गलत बात सीबीआई का दुरुपयोग। अरे इस देश की अदालत हो रही है कैसे कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आप तक जाए अगर सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, नरेंद्र मोदी केवल सत्ता में बने रहने के लिए कर रहे हैं। क्या आपके साथ न्याय नहीं हो रहा? अच्छा, एक एक करके बोलिए, ठीक है देवेंद्र जी, एक एक करके बोलेंगे ना, साफ आवाज आएगी। एक एक करके बोलेंगे, अपनी आपकी बात हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे। अपने बारे में बोलिए प्लीज। कोई सबूत है तो जाइए कोर्ट, क्यों नहीं जाते? कोर्ट ही कह रही है ईडी फाइन करिए ना, अरे फाइन करिए कोर्ट में, कोर्ट का सम्मान करिए, कोर्ट में लड़िए ना, फिर मिल जाएगा न्याय। यही तो कोर्ट ने डिसीजन दिया, ये तुम्हारे घर में बनता क्या भाई? अरे तुम्हारी सरकार। अब देखिए, कोर्ट के फैसले पर तो कोर्ट ने फैसला अपना सुनाया है। शिशिर जी हंस मुस्कुरा रहे हैं, मैं चाहता हूँ शिशिर जी कुछ बोले। ठीक है सुमित जी, सुमित गर्ग जी, देवेंद्र प्रमुख जी, ठीक है। शिशिर जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप, बोलिए। आपको धमकाया जाता है, नहीं, ठीक है। अभी देखिए, मैं चाहता था कि थोड़ा एजुकेशन सिस्टम पे बात हो, लेकिन आप लोगों ने उस पे बात नहीं करते हैं, घुमा देते हैं जलेबी की तरह। ठीक है शिशिर जी, ओके प्रमुख जी, देवेंद्र जी प्लीज, देवेंद्र प्रमुख जी, ठीक है। नहीं, एक मिनट प्लीज। आपको सारी चीज मिल जाती है, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है डिबेट में, इतना समय नहीं होता तुम्हारी किताब सुनने में। बिल्कुल पढ़ के आना पड़ता है। ठीक है, शिशिर जी कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। किताब सुनने नहीं आता है, जिसमें कोई आधार नहीं हो, की बातों के लिए चैप्टर पढ़ो, आपका भाषण सुनना, तुम्हारे चैप्टर तो सुनेंगे, मैंने तो तथ्य बता दिए। अरे भाई क्या भाषण, चलो ठीक है सुमित जी प्लीज सुनिए, ठीक है, ओके,
ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। अब औरों को सुनेंगे तभी चीजें निखर कर आएंगी। डिबेट अगर निष्कर्ष पे नहीं निकलता, सुमित जी एक मिनट, प्रमुख जी, अगर डिबेट का कोई निष्कर्ष नहीं हो तो बेकार है, चर्चा करना ही बेकार है। हम जैसे लोग नहीं आएंगे। नहीं, सुनिए मेरी बात, डिबेट का अगर हम चर्चा कर रहे हैं, उसका निष्कर्ष नहीं निकलता, कंक्लूजन नहीं निकलता, तो डिबेट बेकार है, आप लोगों को बोलना भी बेकार हो जाता है। शिशिर जी बोलिए, मैं चाहता हूं कि एक निष्कर्ष निकले, एक हेल्दी डिस्कशन हो। जी, सबको अपनी अपनी बारी बोले तो अच्छा बेहतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने अपने बारे में बोलेंगे, एक निष्कर्ष आए, क्योंकि दर्शक भी समझना चाहते हैं क्या है। चाहता है जी, मैं 2 लाइन में बात समाप्त कर दूंगा केवल। अभी डॉक्टर सुमित गर्ग जी ने कहा कि अपराधियों को पालती है भाजपा। इनसे पूछे कि मुख्तार अंसारी को जब योगी जी उत्तर प्रदेश की जेल में ला रहे थे तो पंजाब में इन्होंने रख के कितना बचाव किया था। दूसरी इन्होंने अहम बात कही कि न्याय की देवी रो रही थी बंबई अदालत में, तब जब वो सोनिया जी को जमानत दे देती है, राहुल जी को दे देती है, दामाद जी को दे देती है, लालू जी को जमानत दी, तब न्याय की देवी बेचारी नहीं रोती है। इनसे पूछ लिए, मतलब मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए ये कहां तक गिरेंगे। मुख्तार अंसारी जैसा जिसके 50 से ऊपर मुकदमे थे, उसको बचाने के लिए करोड़ों रुपया पंजाब सरकार का, पंजाब की जनता का इन्होंने बहा दिया। कितनी मुश्किल से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल के सलाखों में ला पाए। आप एजुकेशन की बात उठा रहे, मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगा, ठीक है। मेडिकल कॉलेज में मजारे हटा दो ना, मजारे काहे बना के बैठ गए, ये मुर्दों से जो है चिरता है। 700 साल पुरानी मजार जो है जाके शरावती में तोड़ दिए, बिल्डोर तोड़ कर दिए। मजारों से डर रहे हैं, मजारों से मुर्दों से डर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण कर रहे हैं, नफरत की बात लोग हैं। ये चलिए देवेंद्र जी, ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी बात आ गई, ठीक है। देवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। हर चीज फ्री की बात होती है, बिजली फ्री की बात होती है। एक मिनट मतीन, जब सवाल तो पूछने दीजिए, सवाल भी ना पूछ, गुल्लक लगा के क्यों बैठ गए मजार? ठीक है शिशिर जी, सवाल पूछ लो औरों से। देवेंद्र जी से ये सवाल, ठीक है शिशिर जी, एक सवाल ये है कि बिजली फ्री की बात होती है, पानी फ्री की बात होती है, किसानों को फ्री की चीजें देने की बात होती है, हर चीज फ्री होती है, लेकिन कभी शिक्षा फ्री की बात कहीं कोई नहीं करता। शिक्षा अगर फ्री हो गई ना तो बहुत चीजें अपने आप, सारी समस्याओं की जड़ ही खत्म हो जाए। कोई राजनेता, कोई नेता ये चीज यही है, इसको एकदम साइड लाइन करके राशन दे देंगे, ये दे देंगे, वो दुनिया भर प्रलोभन दे देंगे, लेकिन शिक्षा फ्री नहीं करते, क्यों? देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। सौरभ सर, एक चीज क्लियर करूंगा। पहले तो मतीन साहब की बात को कहता हूं कि जो मदरसे स्कूलों की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी स्तर के जो मदरसे हैं, स्कूल हैं, उनको संबद्ध किया जा रहा है। मतलब 100 मीटर से लेकर 200 मीटर तक, जो जहाँ 50-50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 2-2, 3-3 टीचर्स हैं, जिन्हें सरकार जो है बेवजह की तनख्वाह दे रही है, वो बंद नहीं किए जा रहे, व्यवस्थित किए जा रहे हैं। ये पहले लूट की दुकान होती थी, पैसे लेके भर्ती कर दी जाती थी उल्टी सीधी, और वो जिस तरीके से उसका शुद्धिकरण की जरूरत होती है, कई बार वो किया जा रहा, मर्ज किए जा रहे, बंद नहीं किए जा रहे। दूसरी बात, आपने शिक्षा की बात की है, तो सरकार पूरी शिक्षा फ्री कर रखी है। बेटियों के लिए पूरी गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा फ्री है। और प्राइमरी स्तर के जो स्कूल हैं, जितने हमारे गांव देहात के पिछड़े कॉलोनियों शहरों में, सब में व्यवस्था जो है वो अन्न की भी की है। फ्री जो उनका खाना होता है बच्चों का, जो उन्हें दिया जाता है मिड डे मील के माध्यम से, मेनू के माध्यम से, वो भी सरकार का है। ड्रेसेज हैं, सरकार किताब से लेकर सारी चीज फ्री दे रही है। और शिक्षा पे हम गंभीर हैं, हमने सुधार, हमारी प्रणाली, हमने मेडिकल कॉलेज बहुत दी है। देवेंद्र जी, जब से हमारी सरकार आई है, आप उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं भी चाहता हूं आप लोग कभी सरकारी स्कूल की स्थिति जाके देखें। आप लोग शिक्षा दे तो रहे, थोड़ा बहुत जो भी दे रहे हैं, स्थिति क्या बदहाली के आलम है। किस अधिकारी का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता है, या किस नेता का सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है? कोई पढ़ता है? सब भेजेंगे, प्राइवेट भेजेंगे, विदेश भेजेंगे, लेकिन कोई नहीं भेजेगा हमारा बच्चा सरकारी पढ़ता है। एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि, आप खुद नहीं कह सकते कि मेरा बेटा या मेरे घर का कोई सदस्य सरकारी स्कूल में पढ़ता है। क्यों? गुणवत्ता नहीं है क्या वहां? देखिए, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक बार जो है इंक्वायरी करा लीजिए, किसी चीज को चेक कर लीजिए। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में जिले वाइज मेडिकल पे काम चल रहा है। मेडिकल कॉलेज हर जिले वाइज में, एम्स जो है
वो हम जहां एक एम्स नहीं चले, था ठीक है। पूरे प्रदेश में इतने बड़े में, हाँ। वहां 15 से 16 रनिंग में काम कर रहे हैं, जिले वाइज प्रयास ठीक कर है। रहे हैं कि एक सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुमित जी हर जिले ठीक है, में फाइनल कमेंट कंप्लीट ठीक होना है। चाहिए। चलिए सुमित जी फाइनल कमेंट एजुकेशन को लेकर चाहे आप फाइनल कमेंट दे सकते हैं, जो मैंने सवाल पूछा उसको लेकर, या फिर जो हमारा डिबेट का सेंट्रल पॉइंट था उसको लेकर ही आप फाइनल कमेंट दे सकते हैं। नहीं, मैं शिक्षा की अगर आपने बात करी तो मैं उसी पर बात कर लेता हूं। सौरभ जी, बड़ा दुर्भाग्य है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई, वो ये कहती है कि भारत में जितने भी बेरोजगार उनमें 83% शिक्षित है। वो साथ में ये भी कहती है कि भारत में शिक्षित बेरोजगार दर सन 2000 33% थी, तो 2024 में बढ़कर 65% हुई। साथ में वो ये भी कहती है कि पिछले 30 साल में भारत में 10वीं पढ़कर स्कूल छोड़ने वाली, शिक्षा छोड़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनका स्तर जो है उच्चतम स्तर पर। तो जब सरकार ये तय कर चुकी है कि उसको शिक्षा से मतलब नहीं, उसको स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, उसको रंग से मतलब, उसको जाति से मतलब है, उसको धर्म से मतलब है, तो यही हाल इस देश का होगा। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या कह के वोट मांगे थे? मुजरा, मुसलमान, मंगलसूत्र, ये इस देश के प्रधानमंत्री की वोट मांगने की बात हो सकती है? 10 साल जो व्यक्ति प्रधानमंत्री रहा हो, वो विकास की बजाय मुजरा, मुसलमान और मंगलसूत्र पर वोट मांगता हो, उसका परिणाम ये निकला। मैं बता जिस देता दिन हूं से देश कि आजाद हुआ आज तक इतनी जीडीपी नहीं पहुंची, इतनी विकास दर नहीं पहुंची, इनसे इतना पूछो सुशासन जीडीपी का स्तर मतलब नहीं क्या है? आया। कितनी सारे जीडीपी है? सुशासन की कितनी वजह से, जीडीपी है? विकास इनसे की पूछो वजह से, चलिए, हमारे पास GDP वक्त वोट की कमी है, मांगने फिर के जीडीपी लिए की कभी बात होगी, इस पर चर्चा कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए, बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। अब देखिए, प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया है, उन्होंने कई नाम लिए हैं कि दबाव बनाया जा रहा था। अब सवाल उठता है कि कौन दबाव बना रहा था, वो कौन है जो चीजों को पोलराइज करने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल इन चीजों को प्रज्ञा ठाकुर बखूबी बता सकती हैं, जांच एजेंसियां भी इसको बता सकती हैं। और इसी के साथ बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।